जब 1941 में ईस्ट बंगाल की घुसपैठी आने लगे तो नेहरू जी ने कहा नेचर एबहॉर्स वैक्यूम। तो सावरकर ने अपनी कठोर शैली में जवाब दिया कि पंडित नेहरू को जो पर्यावरण का ज्ञान है बड़ा निम्न कक्षा का है, नेचर ऑल्सो एबहॉर्स पॉइजनस गैस। पत्रकारिता दुनिया में काफ़ी बड़े चेंजेस आए, अच्छे भी आए बुरे भी आए। तो गलत स्टोरी करके टीआरपी बढ़ा रहा है तो हम भी गलत स्टोरी करके टीआरपी बढ़ाएं, ये देश हित में नहीं। तो OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट को अगर हम रोकथाम कर लेते हैं उस कंटेंट को, तो हम क्या रेप के केसेस कम कर? बिल्कुल, दुबई में आप जाइए, मैंने देखा कि रेप की जो वारदातें बढ़ रही हैं देश के अंदर और भी घिनौनी होती जा रही हैं, उसका मुख्य कारण है कंटेंट। इसके लॉ ऑफ एथिक्स का गठन हो जो मर्यादा तय करे थीम की, सीन की, कपड़ों की और भाषा की। हिंदू कट्टरवाद एक रिएक्शन है। मुसलमान समाज 3 भागों में बटा हुआ है। एक है मोस्ट कट्टरवादी जिससे हमें लड़ना पड़ेगा, दूसरा है लेस कट्टरवादी जिनको हमें समझाना पड़ेगा, उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और तीसरा है सहिष्णु। इस्लामिक कट्टरवाद और हिंदू कट्टरवाद का कोई कंपैरिजन नहीं है। हिंदू कट्टरवाद एक रिएक्शन है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण मंथन में आज विचारों का मंथन करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर एक बहुत ही खास गेस्ट हैं। इनका सफ़र शुरू हुआ था एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार, और हाल ही में इन्होंने सेव कल्चर सेव इंडिया मुहिम की शुरुआत की। एंड प्रेजेंटली ही इज सर्विंग एज द CIC, द इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हमारे साथ हैं उदय माहुरकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय जी। शुरुआत, क्योंकि मुझे लगता है एवरीबडी, हर कोई आप जानना चाहेगा कि कहाँ से आपने ये जो अपना सफ़र है, अपनी जर्नी है शुरू की एज अ जर्नलिस्ट, पत्रकार, बतौर पत्रकार आपने शुरुआत की, फिर आप ऑथर भी रहे हैं और आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रहे हैं, और अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सबसे पहले समझना चाहूँगी जो पॉलिटिकल आपकी जो जर्नी एज अ पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट, वो कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरू होते, और फिर उसके बाद जो ट्रांजिशन हुआ, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ आप पहले ऐसे पत्रकार हैं देश के जिनका चयन हुआ एज अ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जी। तो कहाँ से ये शुरुआत हुई, ये ट्रांजिशन कहाँ से हुआ? देखिए, मेरी जर्नी शुरू हुई 1980 के दशक में। मेरा शिक्षण हुआ बड़ौदा में, और बड़ौदा में किसी की अपॉर्चुनिटी आई, मैं कुछ देर के लिए मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गया जी। और बाद में कुछ बातें ऐसी हुई कि मैं मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में आ गया। और टर्निंग पॉइंट मेरा था, मैं इंडियन एक्सप्रेस से मैंने मेरी पत्रकार के रूप में जीवनयात्रा शुरू की, और 1987 में मैंने इंडिया टुडे ज्वाइन किया जी। जहाँ मैं बना रहा 33 साल तक। जी। इंडिया टुडे का मेरा जो अनुभव है वो एक यूनिक अनुभव है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसको मैंने कवर नहीं किया, और मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस का दायरा है, जो एक्सपीरियंस है मुझे विविध क्षेत्रों का, वो जो मैं इंडिया टुडे में पत्रकार बना रहा उसके वजह से मुझे मिला। दूसरा कि मैं कभी भी टेबल स्टोरी नहीं करता था। मतलब छोटी सी भी अगर कोई स्टोरी करनी हो तो मैं फील्ड में जाता था, कभी मैंने घर पे बैठ के स्टोरी नहीं की। तो ये एक अलग अनुभव था। और गुजरात में मेरा करियर रहा। गुजरात में मैं 28 साल रहा। उसके बाद में जब यहाँ पे सरकार बनी तो इंडिया टुडे वालों को लगा कि मेरा जो अनुभव है बीजेपी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कवर करने का गुजरात में, तो मुझे यहाँ लाया जाए। तो मुझे न्योता दिया गया आने का। मैं ज़्यादा कीन नहीं था आने पे। मुझे लगता था कि दिल्ली बहुत बड़ी दुनिया है, हाँ, एक गुजरात का एक अलग माहौल है, एक सोशल लाइफ है, अच्छी लोग अच्छे हैं। लेकिन फिर आया मैं यहाँ पे, और मेरा आना यहाँ पे मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। जो अनुभव मुझे हुआ यहाँ पे, मेरी जो थिंकिंग थी, सावरकर पे आधारित मेरी थिंकिंग थी, एक नेशनल लेवल की थिंकिंग थी, उसके लिए गुजरात छोटा पड़ रहा था। तो दिल्ली आने के बाद में मुझे एक मेरी प्रगति हुई, एक विचारों की दृष्टि से, इवन करियर की दृष्टि से। पत्रकार बतौर मैं ये चीज़ समझना भी चाहती थी माहुरकर जी आपसे, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ। तो जो आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि टेबल स्टोरी ना करके फील्ड में जाना पसंद था, लोगों से जब तक आप रूट लेवल पे, जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं कहानियाँ हैं क्या, सच्चाई क्या है, तो मुझे लगता है आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे उस स्टोरी की या जो एक इवेंट के लिए।
तो मुझे लगता है, अच्छा आप आज के जो पत्रकार हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पत्रकारिता की, उनको आप क्या सीख या क्या सबक देना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता दुनिया में काफ़ी बड़े चेंजेस आए, अच्छे भी आए, बुरे भी आए हैं। लेकिन जो टीआरपी का पूरा खेल है, कोई गलत स्टोरी करके टीआरपी बढ़ा रहा है तो हम भी गलत स्टोरी करके टीआरपी बढ़ाएं, ये देश हित में नहीं है। हमें वीर सावरकर के राष्ट्र प्रथम को फॉलो करना पड़ेगा कि देश और समाज वो सुप्रीम है। अगर कोई टीआरपी लेने के लिए गलत काम कर रहा है, हम उसको वही काम हम करें टीआरपी लेने के लिए, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए जी। लेकिन उसकी फ्लिप साइड भी है। एक प्रगति हुई है बहुत बड़ी पत्रकार की दुनिया में, है ना। खोजी पत्रकारिता का एक नया आयाम देखने को मिलता है आजकल। तो दोनों साइड हैं, लेकिन नेशन फर्स्ट और सत्य को पकड़ के रिपोर्टिंग करें, यही मेरा कहना होगा जी। जो मैंने करने का प्रयत्न किया एक पत्रकार के रूप में। अभी हाल ही में आपने अनाउंस किया था कि जो आपका रिकॉर्ड है आरटीआई अपील्स के डिस्पोजल का, आपने लास्ट अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो पहली बात यह है कि क्या रिकॉर्ड था वो और कैसे आपने अचीव किया, चैलेंजेस क्या रहे? रिकॉर्ड अचीव करने के लिए नहीं था मैं यहाँ पे। देखिए, ऐसा है कि मैं पत्रकार रहा, मैंने डेस्क पे भी काम किया हुआ है जी। मैं एक्सप्रेस में डेस्क के ऊपर था। तो जब कॉपी बन के आती है, जब हम ऑर्डर करते हैं तो लॉ ऑफिसर बनाता है कॉपी, तो उसमें काफ़ी कुछ एडिटिंग करना पड़ता है। वो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं पत्रकार था, तो मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मैं रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन एक आम आदमी, एक आम कमिश्नर करता है, उससे ज़्यादा मुझे एक लाभ था कि मैं कॉपी एडिट जल्दी कर लेता हूँ, तो उसका लाभ मिला मुझे और रिकॉर्ड हो गया। इसमें रिकॉर्ड अब लेटेस्ट ये है इसके अंदर कि मुझे करीबन 32 महीने पूरे होने आए हैं अब जी। 32 महीने में मैंने करीब 13,500 अपील डिस्पोज की है, जो हाईएस्ट है। और फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स 5,000 अपील मेरे ख्याल से कोई ने डिस्पोज भूतकाल में नहीं की है। पर अगर मैं कहूँगा कि इसमें एक गर्व की भावना है, लेकिन साथ में मुझे ख्याल है कि मेरे पास एक हुनर था जो शायद दूसरे लोगों के पास इतना नहीं था, तो उसका लाभ मुझे मिला। बिल्कुल। आपने अभी हाल फिलहाल ये भी चीज़ थी कि आपने दिल्ली के एलजी को एक रिपोर्ट लिखी थी अबाउट द केजरीवाल गवर्नमेंट, अबाउट द फेलियर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई इन द नेशनल कैपिटल। आपने उसको बोला था लेम डक एक्ट बोला था। आरटीआई को और मजबूत करने की या उसमें बदलाव लाने की कितनी ज़रूरत है, उसको और कैसे स्ट्रेंथन करा जाए? देखिए, एक तो देखिए आरटीआई पे भी गौर करने की आवश्यकता है। एक माहौल ऐसा है, लोग मानते हैं कि यहाँ पे ब्लैकमेलर घूम रहे हैं, आरटीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसे लोग जो ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों का सूचना के माध्यम से। मेरा जो अनुभव ये कहता है कि अगर 100 आरटीआई आती हैं तो ब्लैकमेलर टाइप के लोग, बदले की भावनाओं से जो आरटीआई करते हैं ऐसे लोग, वो जो हीरो बनना चाहते हैं आरटीआई के माध्यम से, ऐसे लोगों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं है, 15% है। 85% जेन्युइन लोग आते हैं जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, खुद की ग्रीवेंस को लेके आते हैं। देखिए, आरटीआई को पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करना चाहिए, उस टाइप की आरटीआई अभी भी कम आती है। ज़्यादातर आरटीआई आती है मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, हाँ मुझे अन्याय हुआ, इस टाइप की आती है। वो कोर्ट में जाते हैं और डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। तो आरटीआई के अंदर मेरे ख्याल से एक एडवोकेसी का एक उपयोग होना चाहिए। और जैसे कि मेरा एक विचार है कि अच्छे एनजीओज़ हैं, है ना, जो अच्छे हैं, ईमानदार एनजीओ का पानी में काम कर रहे हैं, अलग अलग वुमेन वेलफेयर में काम कर रहे हैं, चाइल्ड वेलफेयर में काम कर रहे हैं, वो अपने यहाँ एक आरटीआई डिवीजन बनाए, एक सेक्शन बनाए जो आरटीआई करे, पब्लिक इंटरेस्ट में सूचना इकट्ठा करे और पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करे, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाए, अकाउंटेबिलिटी लाए। तो ये इसकी आवश्यकता है अभी। अच्छा, जब अमृत काल की बात हो रही है देश में माहुरकर जी, डिजिटल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, काफ़ी काम किया जा रहा है इस फील्ड में, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही इम्पेटस है कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया को और प्रभावी बनाया जाए। ऐसे में टेक्निकल बदलाव या टेक्निकल डेवलपमेंट लाने की कितनी ज़रूरत है आरटीआई में, क्योंकि 2005 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, इतने वर्ष हो गए। टेक्निकल डेवलपमेंट आए हैं इसके अंदर, लेकिन और भी आवश्यकता है। जी, बिल्कुल है, अवकाश है इसके अंदर।
किस तरह के टेक्निकल डेवलपमेंट हम इसमें देखना चाहते हैं या देख इस देख पे सकते गौर हैं? हमने कम किया है, लेकिन जैसे कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो जल्दी से जल्दी डिस्पोजल के लिए, ये हो सकता है। मोहनकर जी, आपने एक मुहिम की शुरुआत करी है जो बड़ी चर्चा में है, सेव कल्चर सेव इंडिया, और आगे इसका जो टैगलाइन है, मूवमेंट अगेंस्ट सिस्टमैटिक अटैक ऑन इंडियन फैमिली वैल्यूज बाय OTT एप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसको शुरू करने के पीछे आपका विजन क्या था, और अभी ये मुहिम कहाँ तक पहुँची है और कितना चुनौतीपूर्ण अभी तक आपको ये रास्ता लगा? देखिए, ऐसा है कि 17 साल पहले जिस्म नाम की एक फिल्म आई थी जो मुझे विबस लगती थी। मैंने उस टाइम पे पहली बार ये मुद्दा उठाया था एक पब्लिक फोरम में, एक राष्ट्रवादियों की पब्लिक फोरम थी उसमें, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली मुझे। उसके बाद में इस मुद्दे में लड़ता रहा, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि इसमें सभी जाति और सभी धर्म एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, सबको प्रभावित कर रहा है ये पूरा मामला, ठीक है। फिर मैंने देखा कि बाद में, तो ये बात कर रहा हूँ मैं 2004 की, उसके बाद में तो सोशल मीडिया के नए नए प्लेटफॉर्म खड़े हो गए, उसमें और भी गंदगी आने लगी, है ना। और मैंने देखा कि रेप की जो वारदातें बढ़ रही हैं देश के अंदर और भी घिनौनी होती जा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों पे भी बलात्कार हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कंटेंट। अभी एक स्कूल का प्रिंसिपल है डूंगरपुर में, उसने एक साल में 6 बच्चियों पे रेप किया, स्टूडेंट खुद के अपने विद्यार्थी पे। जब पुलिस ने पकड़ा उसको, उसने बोला कि मेरे फ़ोन पे सब नग्नता आती थी, विबस मटेरियल आता था और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। तो ये गंभीर परिस्थिति है। तो मैंने 2022 के अंदर करीबन सितंबर के आसपास, आज से 1 साल पहले करीब मैंने ये मुद्दा उठाया। मेरे एक दोस्त हैं, काफ़ी सात्विक और आध्यात्मिक आदमी हैं, श्री रविशंकर गुरुदेव के बहुत नज़दीकी हैं। उनको मैंने बुलाया कि मैंने कहा इसमें क्या करना है बताइए मुझे। मैं बड़ा आहत हूँ कि कैसे देश बचेगा इसके अंदर से। उन्होंने कहा कि इसको आपको बलात्कार से लिंक करना पड़ेगा। लोग बलात्कार के नाम से अभी भी डरते हैं और जागरूक हैं, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि बलात्कार का मुख्य कारण ही ये है। खूब सारी स्टडीज हमने इकट्ठा करके रखी थी, पहले से भी रखी थी और भी ऐड की। वो प्रूव कर देती है कि 90% केस के अंदर जो कंटेंट आ रहा है, OTT, सोशल मीडिया, फिल्म और पोर्नोग्राफी के माध्यम से, वो ही रेपिस्ट का मेन इंस्टिगेटर है। और इसको लेके मैंने भोपाल में ये पूरी अभियान की शुरुआत की 25 दिसंबर को, और वहाँ पे मैंने फिल्म लॉन्च की, एक लड़की। वो फिल्म जो है, एक 12 साल की बेटी है जो बात कर रही है, डायलॉग कर रही है ऐसे लोगों के साथ में जो विभत्स परोस रहे हैं मनोरंजन के नाम पे, और उनको कहती है कि आप परोस के चले जाते हो, बलि चढ़ती हैं हम बेटियां, 3 साल की, 9 साल की, 12 साल की, क्या आपकी बेटी नहीं है? और फिर कहती है कि आप देश के दुश्मन हो, आप देश की विलन हो। यह फिल्म जो है करीबन अभी तक करोड़ों लोगों ने देख ली है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो जब इसकी बात करता हूँ, मुझे कोई ना कोई तो मिलता ही है कि मैंने देख ली है। तो इस फिल्म से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि जागृति है समाज के अंदर। और फिर मैंने संतों का सपोर्ट लेना शुरू किया। रामदेव जी का लिया, स्वामी रामदेव। उन्हें कहा कि व्यभिचार बेचो, पैसा कमाओ, ये जो लॉबी है इसके सामने देश एक हो और इनको शिक्षा करे। और मैं माहुरकर जी के इस अभियान को पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूँ। श्री रविशंकर जी को मिला, गुरुदेव को। उन्हें कहा कि ये तो हमारा ही काम आप कर रहे हो। ऐसे कई संतों को मैं मिला, वो जोड़ा मैंने से। स्वामी परमात्मानंद हैं, बहुत बड़े संत हैं, हिंदू धर्म आचार्य सभा के प्रमुख। उन्होंने मुझे संतों के साथ खूब मेरी पहचान करवाई। मेरा केस उनके सामने लिया, संतों के सामने। हरिद्वार फ़ोन किया, मथुरा फ़ोन किया, वृंदावन फ़ोन किया, समझा। तो ये केस, ये काफ़ी अभियान आगे बढ़ चुका है। और अंतिम बात करूं तो अभी हमने 9 जनों को संस्कृत योद्धा पुरस्कार दिए इस अभियान के भागरूप, जिसमें ऐसे लोग जो इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं उनको हमने 1-1 लाख की राशि दी। और राणा प्रताप और शिवाजी वाली एक ट्रॉफी उनको दी जिसमें उनके दोनों के बस्ट हैं। और ये इनको पुरस्कृत किया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और सुमित्रा महाजन जी ने।
बहुत अच्छा रहा ये कार्यक्रम। उसके बाद में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अर्जुन राम जी मेघवाल जो कायदा मंत्री हैं, उनको हमने एक लेटर दिया है हमारी टीम ने, मतलब मैं भी था उसमें। एक विष्णु जैन करके एक वकील हैं जो काशी विश्वनाथ की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऋषि शिकवार करके वकील हैं, हम तीनों गए मिलने और हमने उनको एक हमने लेटर दिया उनको। एक उसमें हमने ये कहा है कि परिस्थिति गंभीर है। ससुर बहू का व्यभिचार ऐसी फिल्म आती है, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार इस टाइप की फिल्में आती हैं। तो अगर एक 18 साल का लड़का अगर सिटी में रहने आता है और पेइंग गेस्ट के रूप में एक जगह रहता है, वहाँ एक महिला भी उस घर के अंदर, वो महिला 30 या 35 साल की है, वो जब बेटा आता है गांव से सिटी में रहने के लिए, जब उसको माँ या बहन के स्वरूप में देखता है, इस टाइप की फिल्म देखा तो उसके मन में क्या भाव पैदा होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। ये हमने सब बयान किया है इसके अंदर। कितने घिनौने किस्से हो रहे हैं उसको भी हमने बयान किया इस लेटर के अंदर। उसमें कहा कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने जो ये कहे अपने प्रियम्बल में कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब ने नहीं किया भारतीय समाज को, वो नुकसान ये लोग कर रहे हैं हमारे समाज का ताना बाना तोड़ के। उनको पूरा प्रयास जो समाज का ताना बना है उसको तोड़ने का है। इसके लॉ ऑफ एथिक्स कोड का गठन हो जो मर्यादा तय करे थीम की, सीन की, कपड़ों की और भाषा की। और कुछ धाराओं का उल्लंघन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, स्टोरी राइटर और फोटोग्राफर अगर करता है तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जैसे ड्रग के सामने लॉ है जहां 30-30, 50-50 साल की सजा होती है, इसमें सजा होगी 10 से 20 साल की। समरी ट्रायल होगी 4 महीने में, 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी। और ओनस बर्डन ऑफ प्रूफ वो होगा एक्यूज के ऊपर, जैसे कि 498A में होता है। ये हमने बहुत कठोर है, लेकिन मैं मानता हूं कि देखिए देश के सामने मुद्दा क्या है। हमने 2047 का एक लक्ष्य हमारे सामने रखा है कि हम महान देश बनेंगे। मुझे थोड़ी भी शंका नहीं है कि हम सैनिकी महासत्ता बनेंगे 2047 के अंदर, बन चुके होंगे। हम आर्थिक महासत्ता बनेंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता बनेंगे, पर क्या हम संस्कृति के रूप से कंगाल देश बनेंगे? मगर माहुरकर जी, ये जो आपका मुहिम है, इसको लेकर के आपको OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आपको किस तरीके का रिएक्शन मिला है अभी तक? नहीं, रिएक्शन तो मैंने प्रूव कर दिया है कि ये हमारी टीम ने प्रूव कर दिया है कि ये रेप इसका मुख्य कारण ये कंटेंट है। तो विरोध ऊपर से कम हो रहा है, क्योंकि वो रेप जो मामला है इतना संगीन मामला है वो पूरा, कि ऊपर से लोग ज़्यादा उसको अटैक नहीं कर रहे। और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के अंदर मेरे जो हमारी मुहिम को जो सपोर्ट है वो करीबन 97-98% है। सरकार की तरफ से माहुरकर जी क्या आपको नहीं, सरकार मिला है, ये आश्वासन? ये राष्ट्रवादी सरकार है। देखिए OTT का कानून जो सरकार लाई है वो भी लूला कानून नहीं है, समझे आप? अगर उसमें नागरिक अगर जागरूक है और उसमें OTT वाले को अगर वो पनिश करना चाहता है तो वो कानून मदद रूप है। लेकिन और भी कठोर कानून बने। ये राष्ट्रवादी सरकार है। मैं मानता हूं कि देखिए 2014 में जो विभत्स एडवर्टाइजमेंट आती थी टीवी के ऊपर, उसमें काफ़ी कटौती हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये सरकार का डायरेक्शन बराबर है। कोई कमी होगी तो हम सुझाव करेंगे। और सरकार, देखिए हमारा अभियान शुरू होने के बाद सरकार ने स्टेप लेना शुरू कर दिए हैं। OTT के संदर्भ में जो मंत्री लोग बात कर रहे हैं, सरकार बात कर रही है, वो उनको इस बात का ख्याल है कि ये गंभीर मामला है। पर ये OTT के संदर्भ में नहीं है सिर्फ। OTT सोशल मीडिया, फिल्म्स और पोर्नोग्राफी सबको लागू पड़ता है। और वो जो कानून की बात कर रहा हूँ उसके अंदर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों उसमें कवर होंगे। जो लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात कर रहा हूँ, जो लोग बना रहे हैं उन पे भी ये कायदा लागू पड़ेगा और जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन पे भी पड़ेगा। मगर आपको इस चीज़ पर यकीन है कि अगर इस चीज़ को हम कॉम्बैट कर लेते हैं तो ये जो रेप के केसेस हैं हमारे भारतवर्ष में, वो इस चीज़ को कॉम्बैट करने से OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट को अगर हम रोकथाम कर लेते हैं उस कंटेंट को, तो हम क्या रेप के केसेस कम कर पाएंगे? बिल्कुल। दुबई में आप जाइए, दुबई के अंदर ये कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। जो कंट्रीज हैं गल्फ की,
वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, हम भी कर सकते हैं। चाइना के अंदर काफ़ी कंट्रोल है हमारे मुकाबले, हम इसको कर सकते हैं कंट्रोल, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल रेप में कटौती होगी, क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल प्रूव हो चुका है। कितनी सारी स्टडीज़ है हमारे पास में जो प्रूव कर देती हैं कि 90%। अरे अच्छा, इसकी जो FIR जो होती है रेप केसेस के अंदर, ये होता ही है, इसका रिपोर्टिंग नहीं होता कि फ़ोन पे उसने देखा, ये इस टाइप का होता ही है, समझो आप। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने डूंगरपुर में एडमिट किया कि मैं फ़ोन पे आता था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। तो ये बहुत बड़ा अभियान है जी। मैं मानता हूँ कि ये देश को बचाने का अभियान है, ये भारत को विश्व गुरु बनाने का अभियान है। अगर ये चलता रहा तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, ये मेरा प्रश्न है। एक और सब्जेक्ट माहुरकर जी जो आपके दिल के मुझे लगता है बेहद करीब है, जब हम बात करते हैं वीर सावरकर की, आपने एक नैरेटिव जो आप जिस पर बिलीव करते हैं, जो टाइम एंड अगेन हमको पढ़ने के लिए मिला है कि यू लुक एट हिम एज समवन हु प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल एज अ प्रोटेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन उनके भी पहलुओं को लेकर के अलग अलग थ्योरीज हैं। नहीं मानता है एक सेक्शन उनको हीरो, उस सेक्शन को काउंटर करने के लिए आप का क्या नैरेटिव है, आप क्या कहेंगे? देखो, वही लोग, देखिए सावरकर ने गलती नहीं की ऐसा नहीं है। हमारी जो किताब है, मेरी और मेरे जो सहलेखक हैं चिरंजीव पंडित, उनकी जो किताब है वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, उसके अंदर सावरकर ने अगर 2 गलतियां की तो उसका भी उल्लेख है उसमें कि हम नेशन फर्स्ट को फॉलो करते हैं। नेशन फर्स्ट का मतलब है कि नेशन सुप्रीम है, बाकी सब सेकेंडरी है, जो सावरकर कहते थे, समझा। तो सावरकर का विरोध इसके लिए होता है कि सावरकर हमारी एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं। जो लोग विभाजित भारत पे जिनका पोषण है आइडियोलॉजी की वजह से, वोट की राजनीति की वजह से, उनके लिए अनिवार्य है कि वो सावरकर का विरोध करें, क्योंकि सावरकर की जो दृष्टि है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो अगर हमारे युवा में फैलती है तो देश की जो महान देश बनने की जो प्रक्रिया है भारत की, उसको वेग मिलेगा, वो कई गुना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि उनका जो राष्ट्र प्रथम है वो सही मायने में राष्ट्र प्रथम है। वो कहते हैं कि देश हित वो सब में बड़ा है, धर्म, जाति, प्रादेशिक गौरव, ये सब देश गौरव के बाद में आते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो उसमें बड़ी ताकत है। अगर वो युवा उसको पकड़ लेते हैं तो हमारी जो स्पीड है प्रगति की, महान देश बनने की जो हमारी यात्रा है, उसको गति मिलेगी। अच्छा माहुरकर जी, ऐसा कब हुआ जब आपको ऐसा लगा कि आइडियोलॉजिकली आप राइट विंग बेंट होना चाहते हैं, या कब आपको क्या इंस्पिरेशन, क्या वीर सावरकर ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने आपको पुश दिया कि आप की जो आइडियोलॉजी है वो राइट विंग की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाए? मैं एक मराठा खानदान से आता हूँ, ग्वालियर के। मेरे पूर्वज पानीपत की लड़ाई में लड़े थे, मेरे पूर्वज टीपू सुल्तान के सामने भी लड़े थे। तो हमारे यहाँ एक राष्ट्रवाद के संस्कार थे पहले से। मतलब छत्रपति शिवाजी जो हैं, उनकी बातें पुरानी, वो मुझे प्रेरित करती थी छोटेपन में। मैं जब 8वीं में था, 9वीं में, तो मुझे याद है कि मुझे फैंटेसी आती थी, छोटे बच्चों को आती है, कि अगर मेरे कुल देवता मार्तंड भैरव, जिनको हम महाराष्ट्र में खंडोबा कहते हैं, वो अगर प्रसन्न होकर मुझे वरदान देते हैं कि मांगो बेटा, तुम मांगोगे तुमको मिलेगा, तो मैं उनसे कहूँगा मेरी भेंट, एक भेंट मेरी आप, छोटी सी भेंट छत्रपति शिवाजी महाराज से करवाइए और एक छोटी सी भेंट मेरी आप महाराणा प्रताप से करवाइए। तो ये संस्कार पहले से थे। सावरकर जी के आने से इसको क्लैरिटी मिली। सावरकर क्या कहते कि सावरकर वो बहुत महान व्यक्ति हैं, जो भी आपत्तियां राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत पे आई गए 75 साल 76 साल में, उन सभी आपत्तियों की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने कर डाली थी। वो आसाम हो, वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंटरनल प्रॉब्लम हो हमारा, सभी की भविष्यवाणी उन्होंने कई सालों पहले, दशकों पहले कर दी थी। तो उनको मैं कहता हूँ वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं, और ये कहता हूँ कि वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के नॉस्ट्राडेमस हैं। तो सावरकर एक यूनिक व्यक्ति हैं। इतना था कि थोड़ा कठोर बोलते थे वो। तो भारत के अंदर जो आदमी कठोर बोलता है रोज, जिसकी कठोर शैली है बोलने की, वो जल्दी पॉपुलर नहीं बन सकता। यहाँ पॉपुलिस्ट होना बहुत जरूरी है। सावरकर जी थोड़ा कठोर बोलते थे, उनकी भाषा कठोर होती थी,
जैसे कि आसाम के अंदर जब 1941 में ईस्ट बंगाल की घुसपैठी आने लगे तो सावरकर पहले व्यक्ति थे आसाम के बाहर के, पहले नेता थे जिन्होंने आगाह किया देश को कि जो घुसपैठी आ रहे हैं ये आसाम की संस्कृति और हमारी उत्तर पूर्व पट्टी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे आए दिनों में। तो नेहरू जी ने कहा रिएक्शन में, नेचर एबॉर्स वैक्यूम, जहाँ खाली जगह होगी लोग आके रहेंगे, हम उनको कैसे रोक सकते हैं। तो सावरकर ने अपनी कठोर शैली में जवाब दिया कि पंडित नेहरू को जो पर्यावरण का ज्ञान है बड़ा निम्न कक्षा का है, नेचर ऑल्सो एबॉर्स पॉइजनस गैस, पर्यावरण जहरीली गैस का भी विरोध करता है। कठोर था उनकी शैली, लेकिन बात सही थी। उस टाइम पे मुसलमानों की संख्या वहाँ पे 12% थी और ज़्यादातर लोकल मुसलमान थे। देखिए वहाँ पे भी दो भाग हैं, एक वो बाहर वाले मुसलमान हैं जो ईस्ट बंगाल से आए हैं और दूसरे हैं लोकल मुसलमान, तो ड्रेस भी वैसे ही पहनते हैं लोकल जैसा। तो उस टाइम पे टोटल मुसलमानों की संख्या 10-12% थी, आज करीबन 36-37% है अनऑफिशियली। तो सावरकर सही थे, पर कहने की शैली उनकी कठोर थी। पर उनका ये उनने कहा था कि मैं सच ही बोलूंगा हमेशा, मैं कभी मतलब पॉपुलिस्ट रास्ता में नहीं अपनाऊंगा, ऐसा वो कहते थे हमेशा। अहमदाबाद में आपने काफ़ी वक्त बिताया है, 28 साल आपने बोले थे गुजरात में आपने दिए हैं, तो 28 साल में अहमदाबाद, और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देखा, बहुत करीब से देखा होगा उनका ये सफ़र। और जो अहमदाबाद का है डेवलपमेंटल मॉडल लेकर के ही वो 2014 के चुनाव में भी उतरे थे। प्रधानमंत्री जब वो देश का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने, कैसे इस सफ़र को आप देखते हैं, अहमदाबाद, गुजरात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए उनकी पूरी जीवन यात्रा मैंने देखी हुई है 1987 के बाद में, 1987 में। ये वो साल है जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस छोड़ के मैं इंडिया टुडे में आया, और उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आरएसएस से निकल के बीजेपी में आए और बीजेपी के संगठन मंत्री बने गुजरात प्रांत के, बीजेपी के गुजरात यूनिट के। तो उनकी जर्नी बहुत पास से मैंने देखी है, और उनकी जो विकास पुरुष की जो जर्नी है उसमें मैं कहूँगा कि मेरे लेख जो थे, उनकी विकास का उनका जो मॉडल है उसको मैंने उनको कवर किया मेरे लेखों द्वारा, बहुत करीब से किया है। और मुझे बहुत आनंद है कि जब वो 2014 में यहाँ पे आए तो लोग कहते थे कि भारत गुजरात नहीं है। आज उन्होंने प्रूव कर दिया है कि गुजरात से भी अच्छा काम उन्होंने नेशनल लेवल पे किया, ऐसा मेरा मानना है। जो पारदर्शिता लाए हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग, लोग जब बाहर के जो एक्सपर्ट्स आते हैं यहाँ पे मुझे मिलने आते हैं, यहाँ पे मिलने आते हैं, वो पूछते कि इतना बड़ा डिजिटल रिवोल्यूशन किया कैसे आपने? आपका जो डिजिटल क्रांति आपकी ये अभूतपूर्व है, हम सोच नहीं सकते। 140 करोड़ लोगों को कवर करना, जिसमें कई यूरोपियन देश आ जाएं। 140 करोड़ की जो संख्या, इतनी बड़ी संख्या है कि कई यूरोपियन देशों को आप इकट्ठा कर दो तो भी वो संख्या होती नहीं है, समझो आप। तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, पारदर्शिता लाई है। दूसरा कि देखिए गरीबी निवारण की बात बहुत लोगों ने की, पर अगर पक्के कदम उठाए कोई ने बड़े तौर पे, तो वो मोदी जी ने उठाए। आज जो पूरा जो डिजिटल पेमेंट जो होता है, ऑनलाइन पेमेंट जो होता है आजकल, एक टाइम पे तो ये सपना ही था मावरकर जी कि आप कैशलेस, आप इकोनॉमी आपकी हो सकती है, आप बिना वॉलेट लिए घर के बाहर आप जाएं और आप तब भी सामान खरीदारी आप निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि आपके पास आपके मोबाइल पे आपके पास डिजिटल तो हो चुका है ऑलरेडी। वही हम ले जाते हैं डर के मारे कि कोई उसमें वो टेक्नोलॉजी के बिगड़ नहीं जाए। मगर एक वक्त पे वो तो किसी ने सोचा, आ चुकी है वो। बिल्कुल किसी ने सोचा 2019 के अंदर, नहीं था। 2018 के अंदर भी लोग सोच नहीं सकते थे कि हम इतने आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और खासकर कोविड के टाइम ने इस चीज को और ज्यादा इम्पेटस और ज्यादा पुश किया है। दूसरा उन्होंने एक ऐसी पूरी योजना बनाई। आज आप सोचिए कि आज मेरा ड्राइवर है, उसके गांव में कितना काम हुआ है डेवलपमेंट का, विकास का, वो अपने मोबाइल पे जान सकता है। ये बहुत बड़ी क्रांति है देश में। एक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, 1993 का जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था
इमामों की सैलरी को लेकर, उस पे आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात कही थी। आपने कहा था पेइंग सैलरीज टू इमाम्स अमाउंट्स टू बिट्रेइंग ह्यूमन कम्युनिटी। इसके साथ एक और जो आपका विचारधारा है जो सामने आई, इस्लामिक देश के जो पक्ष लेते हैं उनको आपने बोला है कि वो देशद्रोही, आपने कहा उनको करार दे देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हार्डकोर हिंदुत्वता की जो आइडियोलॉजी है, खाली एक वर्ग का ही जो एस्पेक्ट है या थॉट्स हैं, जो पर्सपेक्टिव है, वही सामने लाती, दूसरे पक्ष की कोई देखिए, ऐसा है आइडियोलॉजी या कि- कोई पक्ष आता कि नहीं? हिंदू कट्टरवाद और मुस्लिम कट्टरवाद दोनों में काफ़ी फर्क है। हिंदू कट्टरवाद एक रिएक्शन है 60 साल तक जो राजनीति चली देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की, जिसकी वजह से मुस्लिम कट्टरवाद पनपा, उसके सामने रिएक्शन है। ओवर रिएक्शन हो सकता है, ओवर रिएक्शन भी है, लेकिन वो देशद्रोही प्रवृत्ति नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं ये कहते हुए मैं स्पष्टता करूंगा कि मुसलमान समाज 3 भागों में बटा हुआ है। एक है मोस्ट कट्टरवादी, जिसे हमें लड़ना पड़ेगा। दूसरा है लेस कट्टरवादी, है ना, जिनको हमें समझाना पड़ेगा, उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और तीसरा है सहिष्णु। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जो मोस्ट कट्टरवादी जो हैं वो तो देशद्रोही हैं। वो तो ये मानते हैं कि ये देश इस्लामिक देश में कन्वर्ट हो जाए, भले ओपनली नहीं कहते, लेकिन उनका तो उद्देश्य तो वही है। तो इस्लामिक कट्टरवाद और हिंदू कट्टरवाद का कोई कंपैरिजन नहीं है। हिंदू कट्टरवाद एक रिएक्शन है। उसको लगता है कि हजारों मंदिर देश में टूटे, लाखों मंदिर टूटे मध्यकाल के अंदर, उसके बाद में मुसलमान के एक तबके ने भारत का विभाजन करवाया, उसके बाद में भी आजाद भारत के अंदर उसको अयोध्या, मथुरा और काशी ना मिले। आप जो अन्याय हिंदू जाति पे हुआ है उसका आप अंदाजा लगाइए। ये उसके अगेंस्ट में रिएक्शन है। मैं मानता हूं कि अगर हिंदुओं को न्याय मिला होता उनकी संस्कृति को लेके, उनके धर्म को लेके आजादी के बाद, तो ये परिस्थिति निर्माण नहीं होती। और एक ओवर रिएक्शन जो आता है हिंदुओं की तरफ से, हिंदू यूथ की तरफ से, वो शायद ना होता। जी, एक आखिरी सवाल माहुरकर जी आपसे। कई बार आरोप लगता है एज अ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रोल में कि इंफॉर्मेशन दबा दी गई है या लोकतंत्र खतरे में है। आपका अपने कार्यकाल में किस तरह का अनुभव देखिए, रहा है? मुझे मेरा अनुभव एकदम अच्छा है। मैंने जनहित में कई ऑर्डर पास किए हैं, है ना। मैंने ऐसे भी ऑर्डर पास किए जो कह सकता है कि सरकार के विरुद्ध में, इवन इस सरकार के विरुद्ध में दिल्ली में, सेंटर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पे कभी आज तक प्रेशर नहीं आया है। मैं, और जिस तरीके से मैं ऑर्डर पास करता हूँ, मैं राष्ट्र प्रथम की दृष्टि से काम करता हूँ। एपेलेट मेरे पास आता है अगर, है ना, और उससे न मांगा हो, वो भी चीज़ देने की मेरी तैयारी होती है उसको। अगर मुझे लगता है कि जेन्युइन है, इसको न्याय मिलेगा, ये बेचारा धक्के खा रहा है, इस माहिती से इसका कैरियर में जो नुकसान हुआ है वो दुरुस्त हो जाएगा, तो मैं भी उसको भी वो दिलवा देता हूँ, समझा। तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि सूचना को दबाने का प्रयास किया गया है। ऑन द कॉन्ट्री, इस सरकार के आने के बाद में डिस्पोजल बढ़ा है। मेरा नहीं, दूसरे लोगों का भी बढ़ा है, पूरे कमीशन का बढ़ा है, आप समझे। और दूसरा कि जो मैं अनुभव कर रहा हूं अभी, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा प्रेशर नहीं है। जनहित के अंदर देखिए, आरटीआई लॉ के उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में लाना सरकारी महकमे में। वो काम चल रहा है बढ़िया एकदम, सब कमिश्नर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। कोई रोकने का पाया, वरना ऐसा होता तो कुछ ऐसे ऑर्डर थे जहाँ सरकारी महकमे के विरुद्ध में है, तो वो मेरे को प्रेशर आता ना कहीं से। कोई प्रेशर कभी नहीं आया मेरे पे। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। आरटीआई लॉ मैं तो मानता हूँ कि काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। आने वाले वक्त में आपका रोल और कितना बड़ा या कितना खास होने वाला है, ये तो भगवान तय करेगा, भगवान तय करेगा। आपके साथ आज बात करी, आपने मंथन को वक्त दिया। माहुरकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई ऐसे विषय थे जिन पर हमने चर्चा की, जो हम पढ़ते रहते थे। आज आपसे रूबरू होकर के आपसे हमने व्यक्तिगत तौर पे ही ये सवाल कर लिए। बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा आपके साथ इस वार्तालाप। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।